हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें सभी नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल जीके स्टडी पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, आज का हमारा ये वीडियो है, ये मनोविज्ञान के एक मॉडल पेपर से है, यानी कि इसमें हम मनोविज्ञान के परीक्षा पैटर्न पर बेस्ड 30 प्रश्न करेंगे। तो ये हमारा एक मॉडल पेपर है। इस पूरे वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे आपको और परीक्षा में आपके बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। तो साथियों, अभी तक आपने हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे ऐसे ही मॉडल पेपर वगैरह आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और एक बात और बता दें साथियों, अभी तक आपने हमारा चैनल पर नहीं देखे हैं तो बहुत से साइकोलॉजी के और रीड से संबंधित बहुत से मॉडल पेपर पड़े हुए हैं, पहले से डाले हुए हैं, तो उनको भी आप ज़रूर देखिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? पहला, शिक्षक मानक उत्तरों से विद्यार्थियों के उत्तरों की तुलना करके उनका आकलन करता है। दूसरा, शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। तीसरा, शिक्षक पाठ्य पुस्तकों में दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों का आकलन करता है। और चौथा, शिक्षक किसी विद्यार्थी के निष्पादन का आकलन दूसरों के निष्पादन की तुलना में करता है। ये प्रश्न है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है, कौन सा ऑप्शन जो है वो अधिगम के आकलन को उजागर करता है, ये बताना है आपको। चलिए देखिए, गेस करिए क्या है इसमें। तो साथियों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2। शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। चलिए, आपके सही हुआ होगा ये प्रश्न। अगर आपको अधिक समय की आवश्यकता होती है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और अपना जवाब दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है? एक, बच्चों के अनुभवों को उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। दूसरा, शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए। तीसरा, निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों की को सक्षम बनाना। और चौथा, कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे होना। चलिए बताइए, इनमें से कौन सा जो है वो बाल केंद्रित से संबंधित है, बताइए। तो साथियों, इसमें जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन 1, बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। फिर अगला प्रश्न देखते हैं अपन, प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की की दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? एक, पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। दूसरा, वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। तीसरा, दोनों मानते हैं कि बच्चों की भाषा से विचार जन्म लेते हैं। और चौथा, दोनों भाषा को बच्चे के विचारों से जन्म लेती हुई मानते हैं। तो बताइए इसमें क्या होगा? तो साथियों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन 1, तीसरे का 1। ठीक है, ये वाला सही जवाब है, देख लीजिएगा आप। फिर अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न हमारा आज का चौथा प्रश्न, विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा? यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शन 1, लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा। दूसरा, लिंग समरूपता। तीसरा, लड़की के लिंग की गलत पहचान। और चौथा जो है वो, एक मिनट अभी शो करते हैं, चौथा है बच्चों के पालन पोषण में परिवार की कठिनाइयाँ। चलिए बताइए इसमें से कौन सा सही जवाब होगा? तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा चौथे का, वो होगा ऑप्शन 1, लड़के और लड़कियों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा। चलिए अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न आपके सामने,
ये रहा। आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सके और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। फिर दूसरा, आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो। दूसरा ऑप्शन ये है। फिर आगे का ऑप्शन बताते हैं आपको, बड़े हैं ऑप्शन थोड़े। तीसरा, आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। और चौथा, आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता है जब तक उससे भय और चिंता का संचार न हो। तो ये ऑप्शन है, नीचे इसके पेयर्स दे रखे हैं, आपको इनमें से सही जवाब बताना है। आपको पूरा प्रश्न एक साथ दिखा देता हूँ मैं, जिससे आपको थोड़ी आसानी होगी समझने में। पूरा प्रश्न आपको एक साथ दिखा देते हैं, ये रहा। इसके ऑप्शन भी आपको एक साथ दिख जाएंगे यहाँ पे। तो साथियों, पांचवें प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4, ए और सी। ठीक है, ऑप्शन 4 पांचवे का ए और सी सही जवाब है। चलिए अब अपन अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए, तो साथियों ये रहा छठा प्रश्न आप सबके सामने। प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। एक खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालय में। 2, घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराए। 3, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। और 4, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशल के लिए तैयार करे। तो बताइएगा ये जो RTE 2009 है उसके अनुसार इसमें से क्या जो है सही जवाब होना चाहिए। तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, देखते रहिएगा आप, पूरे वीडियो में हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। चलिए अगला प्रश्न, जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हो वहाँ एक प्रभावी शिक्षक समूह में व्यक्तित्व विभिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा ताकि वे अपने साथियों के बराबर पहुंच सके। 3, सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा और एक सर्वमान्य तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। 4, समान आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का समूह बनाएगा और उन्हें एक साथ रखेगा। तो बताइए आप इसमें से जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हैं वहाँ एक प्रभावी शिक्षक क्या करेगा, बताइए आप क्या होगा इसमें। तो साथियों 7वें प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन 1, समूह में व्यक्तित्व भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। ठीक है, 7वें का 1 सही। चलिए फिर अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न है, 8वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। ठीक है, विकास के सिद्धांतों का सही वर्णन से मिलान करना है। सिद्धांत ये है और वर्णन इधर है। सिद्धांत है समीप दूराभिमुख दिशा, विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। फिर शिर पदाभिमुख दिशा, सिर से पैर का क्रम। अंतर्व्यक्तिक भिन्नताएं, किसी अकेले बच्चे में विकास के पूरा बता देते हैं एक बार आपको। किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे में भिन्न हो सकती है। और डी जो है अंतर्व्यक्तिक भिन्नताएं, यानी कि शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। और एक ऑप्शन इधर और दे रखा है 5वां सरल से जटिल की ओर वृद्धि। अब इसका आपको बताना है, कोशिश करते हैं आपको पूरा एक साथ अगर दिख जाए तो, दिखना मुश्किल है, प्रश्न थोड़ा बड़ा है, तो आपको अब ये थोड़ा बहुत दिख रहा है, इससे ही एडजस्ट करके आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर हम बता देते हैं आपको। तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2, यानी कि 8वें प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2। ठीक है, पहले 5 से मिलेगा, ये 5वां जो है वो पहले से मिलेगा।
और बी से दूसरा मिलेगा और सी से पहला मिलेगा और डी से तीसरा मिलेगा। ये तीसरा है, ये डी से मिलेगा इससे, ठीक है, ऐसे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 9वां प्रश्न आपके सामने। संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, संज्ञान और संवेग की बात हो रही। संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? एक, संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रिया है। दूसरा, संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तीसरा, संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करता। और चौथा, संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं किंतु संज्ञान संवेगों को प्रभावित नहीं करता। बताइए इसमें कौन सा सवाल जो है, प्रश्न का कौन सा जो है उत्तर सही होगा? बताइए आप जल्दी से गेस करिएगा आप इसका उत्तर। तो साथियों, इसका जो 90 का सही जवाब है वो है ऑप्शन 2। 90 का सही जवाब ऑप्शन 2, ठीक है, देख लीजिए क्या है ये। फिर अगला प्रश्न, 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 10वां प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने। विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी, अधिगम और समवयस्कों से सीखना एक सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए और प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा, केवल कभी कभी ही प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह सहपाठियों से तुलना को बढ़ावा देता है। तीसरा, सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्क की स्वीकार्यता बढ़े। और चौथा, क्रियान्वित नहीं किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों को क्षमताओं के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? समावेशी शिक्षा की बात हो रही है यहाँ पे। तो साथियों, 10वें प्रश्न में जो सही है वह है ऑप्शन 3, सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्क की स्वीकार्यता बढ़े। ऑप्शन 3 10वें का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 हमारा ये रहा आपके सामने। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। एक, विभिन्नताओं को स्वीकार करने और उसे महत्व देकर। 2, बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके। और सी है, विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके। और डी है, मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड निर्धारित करके। अब इनमें से आपको नीचे जो कूट दे रखे हैं वो उससे इस प्रश्न का जवाब आपको देना है। चलिए एक बार कोशिश करते हैं, आपको पूरा प्रश्न एक साथ दिख जाए। दिख गया, चलो अच्छी बात है। चलिए देखिए इसमें ये ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए आप इसको क्या होगा इसमें। तो साथियों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन 4। चौथा ऑप्शन इसमें सही होगा, देख लीजिएगा आप। फिर अगला प्रश्न देखते हैं अपन। 12वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और चूहों तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वह इस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है। ये ऐसी एक्टिविटी करके किस आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकता पूर्ति कर रही है? बताइए। 1, श्रवण विकलांग शिक्षार्थी। 2, दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी। 3, सीख न सकने वाले शिक्षार्थी। 4, सामाजिक रूप से वंचित शिक्षार्थी। बताइए इसमें क्या सही जवाब होगा? 12वें में क्या होगा? तो साथियों, यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो होगा दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी, ठीक है, जिनको दिख नहीं पा रहा है उनके लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13, प्रतिभाशाली बालक की बात हो रही है यहाँ पे। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो एक, प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवीणता पर बल देते हैं। दूसरा, उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने की प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों का उपयोग करते हैं। तीसरा, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रखने के अवसर देते हैं। और चौथा, उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। बताइए इसमें कौन सा सही होगा? 13वें में कौन सा सही होगा बताइए। तो साथियों, 13वें में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3।
13वें का ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल सही जवाब है, देख लीजिएगा आप। चलिए फिर अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 हमारा आप सभी के सामने पेश है। विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? विद्यार्थियों की असफलता के बारे में कौन सा कथन सही है? एक, विशेष जातियों और समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती है। दूसरा, विद्यार्थी विद्यालय में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं। तीसरा, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण तक उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो। और डी, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती है। तो बताइए इसमें कौन कौन सा सही है? इसका जो कूट है वो नीचे दे रखा है, आप देख लीजिएगा कौन ए और बी, सी और डी, बी और सी और बी और डी। बताइए इसमें कौन सा है? तो साथियों 14 में जो सही जवाब है बिल्कुल वो है ऑप्शन 3। 14 का ऑप्शन 3 एकदम सही जवाब है, ऑप्शन 3, ठीक है। यानी कि बी और सी, ये बी और ये सी दोनों सही है। चलिए अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपन। 15वां नंबर प्रश्न, दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी उनके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? एक, संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं है। दो, संभव नहीं है क्यों और विद्यार्थियों को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए। तीन, संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण भिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। और चौथा, संभव नहीं है क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना नहीं है। बताइए कौन कौन सा सही है इसमें 15वें में? तो साथियों 15 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 16, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में और है। बताइए, दो दो ऑप्शन है, कौन से ब्रैकेट में रिक्त स्थान में कौन सा ऑप्शन जाएगा? बताइए। एक, निष्क्रिय सरल। दो, सक्रिय सामाजिक। तीन, निष्क्रिय सामाजिक। चार, सक्रिय सरल। बताइए। तो साथियों एनसीएफ के अनुसार इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2, 16 का 2 सक्रिय और सामाजिक है, ठीक है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनाने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए एक महत्वपूर्ण है, क्या है? एक, विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें। दो, विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना। तीन, छोटी छोटी इकाइयों या खंडों में जानकारी प्रदान करना। चार, एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण करने में आसानी हो। चलिए बताइए इसमें क्या होगा? इसका सही जवाब बताइए। देखिए आप 17 नंबर प्रश्न का, एक मिनट कहाँ चला गया प्रश्न, हाँ 17 नंबर का जो सही जवाब है साथियों वो है ऑप्शन 1, ठीक है, पहला 17 का 1। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न हमारा 18, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें एक, प्रत्यास्मरण रटना और समझना। दो, बहुविकल्पीय प्रश्नों वाले स्तरीकृत कार्यपत्रक। तीन, ड्रिल और अभ्यास। चार, पूछना तर्क करना और निर्णय लेना। बताइए इनमें से क्या होगा? 18वें का सही जवाब बताइए साथियों। अब 18वें का। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 19 की तरफ बढ़ते हैं। तो 19वां प्रश्न जो है हमारा इस प्रकार है कुछ आपके सामने, कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना। एक, शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करना। दो, शिक्षक के हौसलों को पस्त कर देना क्योंकि उसमें उसका कार्यभार बढ़ता है। तीन, शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होना। और चार है, शिक्षक की योजना और शिक्षण में रुकावट बनता है। चलिए बताइए इनमें से कौन सा होगा सही जवाब? इसका सही जवाब बताइए, एक ऑप्शन ही है इसमें, बताइए कोई भी। तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3, ठीक है,
19वें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन 3 है, देख लीजिए आप। फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न हमारा आज का, निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं? 1 शिक्षार्थी का उत्प्रेरण, 2 शिक्षार्थी की परिपक्वता, 3 शिक्षण युक्तियाँ और शिक्षार्थी की शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बताइए नीचे जो कूट दे रखे हैं उसमें से बताइए कौन सा सही है। 4 दे रखे हैं, इसमें से कौन सा सही है बताइए आप। तो साथियों 20 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2, ए बी सी और डी सब सही। तो 20 का ऑप्शन 2 ये सब सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सार्थक अधिगम है, प्रश्न संख्या 21। सार्थक अधिगम है एक वयस्कों और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण, 2 उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युग्म तथा साहचर्य, 3 दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण, 4 निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। तो बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही लग रहा है आपको। बताइए 21वें का। तो साथियों 21वें का ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22वां प्रश्न हमारा आज का, विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है? 1 विद्यार्थियों की उन अवधारणाओं को जानना जिन्हें लेकर वे कक्षा में आते हैं, 2 विद्यार्थियों के उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना, 3 विद्यार्थियों के उच्चतर स्तर के प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करना और 4 बच्चों को यह सिखाना कि वे अपने अधिगम प्रयासों को कैसे देख और सुधार सकते हैं। तो ये 22वें प्रश्न का जो सही जवाब है वो आप बताइए, देखें क्या होगा 22वें प्रश्न का सही जवाब। तो साथियों 22वें का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2, विद्यार्थियों की उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना, ठीक है। 22वें का 2। चलिए 23वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अब अपन। 23वां प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विकास के सिद्धांत के बारे में बताना है यहाँ पे। विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत अन्योन्यक्रिय से होता है। दूसरा, विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। तीसरा, प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तित्व विभिन्नता बहुत होती है। और चौथा, विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। तो 23वें का कौन सा सही जवाब होगा आपके अनुसार बताइए। तो साथियों 23वें का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने प्रश्न संख्या 24, रिक्त स्थान तथा रिक्त स्थान की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विभिन्न मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। अब यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा बताना है। वंशानुक्रम, पर्यावरण, चुनौतियाँ, सीमाएं, स्थिरता, परिवर्तन और खोज पोषण क्या आएगा इन सब में से? तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 25वां, विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? 1 सामाजिकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती है। 2 विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। 3 सामाजिकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है। और 4 विद्यालय सामाजिकरण का प्रमुख कारक है। बताइए 25वें का। तो साथियों 25वें का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2, ठीक है, 25 में 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है 26। अगला प्रश्न 26वां, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है? 1 पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए। पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। किसी चरण को छोड़ नहीं जा सकता क्योंकि यह चरण स्थिर है। और चौथा ऑप्शन आपको बता देते हैं। चौथा ऑप्शन है बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। तो बताइए पियाजे के अनुसार इसमें से जो सही जवाब है वो क्या होगा? तो साथियों 26वें प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2, ठीक है, 26वें का ऑप्शन 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 27वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब वापस पियाजे का ही प्रश्न है। 27वां प्रश्न, जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के
नित्य से तात्पर्य है कि एक कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाए। दूसरा, वन्य जीवन और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा, परिकल्पना पर विविधता परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। और चौथा, दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। तो इस 27वें का जो सही जवाब होगा साथियों वो होगा ऑप्शन 1। ठीक है, 27 का ऑप्शन 1। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28 को देखते हैं अपन। कुछ इस प्रकार दे रखा है प्रश्न 28 आपका। हार्वर्ड गार्नर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत बुद्धि का प्रकार है, अंतर अवस्था है। किसके अनुसार? हार्वर्ड गार्नर के अनुसार। संगीतात्मक, भाषिक, अंतर्वैयक्तिक, स्थानिक, चिकित्सक, कवि, खिलाड़ी, वायलिन वादक और मूर्तिकार, इनमें से आपको मैच करना है और इसका जो सही जवाब है वो बताना है। आपको मैं चारों कोट बता देता हूँ, फिर आप इसका आंसर बताइए। अब आप इसका आंसर बताइए प्रश्न संख्या 28 का। तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3। ठीक है, प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब ऑप्शन 3, यानी कि पहला जो है वो चौथे से मिलेगा, और दूसरा दूसरे से ही मिलेगा, और तीसरा पांचवें से मिलेगा, और चौथा जो है वो तीसरे से मिलेगा। ठीक है, ये सही है उसके अनुसार। फिर अगला प्रश्न अपने 29वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। दूसरा, वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरा, भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है। और चौथा, बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। चलिए बताइए इन चार प्रश्नों में से 29वें का इन चार ऑप्शन में से क्या सही जवाब होगा। तो साथियों 29 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन 1। ठीक है, अब आज का हमारा आखिरी प्रश्न, इस टेस्ट का लास्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा। लॉरेंस कॉलबर्ग के नैतिक तर्क के अनुसार के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कॉलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांतों का दोहराया है। दूसरा, कॉलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है। तीसरा, कॉलबर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तरों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। और चौथा, कॉलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूना पर अधिकृत रखा है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही जवाब है। तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4। कॉलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूना पर आधारित रखा था। तो साथियों ये तो हमारा मॉडल पेपर था और आई होप आपको पसंद आया होगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो साथियों आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। वीडियो ये पसंद आया है आपको तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और भी बहुत से वीडियो हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं उनको ज़रूर देखिएगा। चलिए साथियों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय साथियों, अपनी तैयारी जारी रखिएगा।